हेलो एवरीवन, मेरा नाम पलक नारंग है और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 10th क्लास का फोटोसिंथेसिस का चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि थोड़ी बहुत डिटेल्स फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका, क्लोरोप्लास्ट का, और मीजोफिल सेल्स के बारे में, लीफ का स्ट्रक्चर, ये सब थोड़ी बहुत बातें की थी। आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक माइन्यूट ओपनिंग होती है पोर की, लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। वो ऊपर भी होती है, लीफ के नीचे भी होती है, दोनों साइड पे होती है, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे लोअर सरफेस पे होते हैं। अगर सनलाइट को फेस करती हुई लीफ ऊपर वाला जो सरफेस है वहाँ का स्टोमेटा का नंबर कम होगा, नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा की सबसे पहली बात कि वो माइन्यूट पोर्स होते हैं। दूसरी बात कि वो अपर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। ओह सॉरी, मैं भी क्या लिख रही हूँ। लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं और अपर सरफेस पे कम होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम स्टोमेटा के बारे में आगे पढ़े, बेसिक में आपको सबसे पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ठीक है, स्टोमेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टोमेटा किस तरीके से प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात, ये लीफ है एक, तो लीफ पे इधर एक होल होगा जो स्टोमेटा होगा। मतलब स्टोमेटा क्योंकि ओपनिंग है तो हम होल में ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअल में होल होता नहीं है, वो ओपनिंग है, राइट। तो ऐसे लीफ में एक छोटी सी ओपनिंग होगी, ये लीफ का सरफेस है, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होगी जिसको स्टोमेटा बोलेंगे। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जिसके आजू बाजू में क्या है? एपिडर्मल सेल्स, राइट। तो ये स्टोमेटा है पूरा का पूरा। तो ये जो सारी सेल्स है वो कौन सी होगी? एपिडर्मल सेल्स। यानी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, सेम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये इस पार्ट की। ये जो दो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स की दो लाइनिंग होती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा में अंदर की तरफ की जो लाइनिंग होगी वो होगा इनर लाइनिंग, इनर सरफेस। जो बाहर की लाइनिंग होगी वो होगी आउटर सरफेस। ठीक है, अंदर की लाइनिंग इनर सरफेस, इनर वॉल बोल सकते हो। इनर वॉल ज्यादा मेंशन किया हुआ है बुक में, वॉल। ठीक है, अब जो इनर वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू आउटर वॉल। तो इसको मैं थोड़ा सा थिक बना देती हूँ। क्यों थिक होती है ये? क्योंकि इसको एक्सपांड करना होता है, स्टोमेटा को खुलना और बंद होना होता है। तो खुलेगा और बंद होगा तो अंदर की वॉल अगर थिक होगी तो थोड़ा सा इजी रहेगा, इलास्टिक रहेगा। ऐसे बंद रहेगा फिर अंदर का खुलना होगा तो अंदर की जो होगी वो थोड़ी स्ट्रेच होगी वॉल, तो उसको थोड़ा इलास्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा मोटा होना पड़ेगा इन शॉर्ट। ठीक है, अब ये जो अंदर होल होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस, और ये जो डॉट डॉट मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि गार्ड सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 3 जगह पे प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स में हो सकता है, यंग स्टेम्स की आउटर सरफेस पे हो सकता है, और मीजोफिल पे तो होता ही होता है। मीजोफिल में यूजुअली पहले साइड मीजोफिल में ज्यादा पाया जाता है, आगे हम बात करेंगे। पर अभी ये जो है ये गार्ड सेल्स के अंदर है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ये ओपन में है, ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है क्लोज्ड है। इसका भी हम लोग वॉल थिक कर देंगे, इनर वॉल। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और बाहर एपिडर्मल सेल्स भी होंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा क्योंकि एक पोर है तो वो क्या फंक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से है वो अंदर लेके आएगा, ऑक्सीजन जो बन रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो बाहर जाएगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आना जाना होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक और चीज़, H2O भी स्टोमेटा से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ फोटोसिंथेसिस में पानी भी बनता है और पानी नीचे सॉइल से भी खींचता है, वो प्लांट्स नीचे सॉइल से पानी खींचती है, तो ये पानी इतना सारा होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देती है लीफ स्टोमेटा के अंदर से, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बहुत ऊपर ऊपर पैच से निकलता है प्लांट्स के, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, राइट। तो स्टोमेटा ओपन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो मूव करेंगे, पानी भी बाहर निकलेगा, तो वो थोड़ा बहुत देखा जाए तो प्लांट का लॉस होता है, राइट। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ट्रांसपिरेशन एक प्राइस होता है जो आप फोटोसिंथेसिस के लिए पे करते हो। मतलब अगर आपको फोटोसिंथेसिस करवानी है तो उसके लिए आपको ट्रांसपिरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, पानी तो बाहर लूज होगा ही होगा। फोटोसिंथेसिस करानी है तो ट्रांसपिरेशन होगी ही होगी, इसलिए ट्रांसपिरेशन इज अ प्राइस ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। ये एक बात थी। एक और बात, रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद रहता है, वहां पे वाटर लॉस नहीं होता, रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होती। सुबह के टाइम पे ट्रांसपिरेशन होती है क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहता है। स्टोमेटा कब खुलता है और कब बंद होता है इसकी प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है K+ आयन कंसंट्रेशन और दूसरी होती है शुगर कंसंट्रेशन थियरी। तो नेक्स्ट अब हम वो पढ़ते हैं। ओके, दो ऐसी थियरीज होती है। पहली हम पढ़ेंगे शुगर कंसंट्रेशन। ये बहुत पुरानी थियरी है, अब इसको ओल्ड थियरी माना जाता है। नई थियरी जो है वो है K+ आयन कंसंट्रेशन। तो शुगर कंसंट्रेशन थियरी में क्या होता है, ठीक है। शुगर कंसंट्रेशन थियरी में ऐसा माना जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास शुगर बनता है, राइट। ग्लूकोज शुगर है, वो एक फॉर्मेशन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, शुगर बनता है। तो शुगर बनने की वजह से जो भी बाहर का पानी है वो अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? गार्ड सेल्स के अंदर, राइट। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के अंदर भी है, उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन की वजह से बाहर का जो पानी है वो सारा का सारा गार्ड सेल्स के अंदर आ रहा है। अब पानी अंदर आता जाएगा तो जगह मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, इसका मतलब गार्ड सेल्स बल्ज होते जाएंगे और इस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये थियरी होती है शुगर कंसंट्रेशन थियरी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, राइट। शुगर कंसंट्रेशन थियरी में क्लोरोप्लास्ट जो ग्लूकोज बनाती है वो ज्यादा बनता जाता है, इस वजह से पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, तो बाहर से पानी गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है और गार्ड सेल्स बल्ज हो जाती है। बल्ज होने की वजह से स्टोमेटा खुल जाता है या फिर वो ओपन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारी थियरी वो K+ आयन कंसंट्रेशन थियरी। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले K+ आयन कंसंट्रेशन थियरी, राइट। K+ आयन कंसंट्रेशन थियरी में क्या होता है, ATP की फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो इस वजह से K+ आयन जो होते हैं वो बाहर के एडजेसेंट सेल्स के थ्रू अंदर आ जाते हैं गार्ड सेल के अंदर। अब K+ आयन अंदर आ गए यानी कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में बढ़ गई, K+ बढ़ गया, राइट। वो बन गया हाइपरटोनिक, राइट। हाइपरटोनिक यानी पानी कम या सॉल्ट ज्यादा, अंदर की जगह हाइपरटोनिक हो गई, जिस वजह से बाहर का पानी सारा अंदर आ जाता है और इस वजह से स्टोमेटा बल्ज हो जाती है, मोटी हो जाती है, खुल जाती है, हो गया स्टोमेटा ओपन। ये जो मैंने आपको दोनों कंसंट्रेशन थियरी बताई, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है रात को, इसीलिए स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, राइट। अब जो K+ आयन कंसंट्रेशन थियरी है वो थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स होती है, जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना मैंने आपको बोला है उतना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है बस। नेक्स्ट हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, राइट।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मेनली पहले साइड यानी अपर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स में जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लीफ ऊपर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसके नीचे पैलेसाइड मेसोफिल होते हैं, राइट। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये होता है हमारा अपर एपिडर्मिस, ये सारे हमारे होते हैं पैलेसाइड मेसोफिल। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, डिटेल टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये होता है स्पॉन्जी मेसोफिल और ये होता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। मैक्सिमम जो क्लोरोप्लास्ट है वो पैलेसाइड मेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पैलेसाइड में ही होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? ताकि फूड मैन्युफैक्चर हो सके, राइट। फूड की मैन्युफैक्चर यानी ग्लूकोज बनने के लिए, राइट। फोटोसिंथेसिस की बहुत ही बेसिक इक्वेशन लिखने जा रही हूँ अभी मैं। बेसिक इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है कि इजीली सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर, वो सिंपल शुगर होता है, इसलिए ग्लूकोज मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसैकेराइड होता है, वो सब छोड़ा, एकदम सिंपल शुगर होता है, इसलिए वो रेडिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट H2O बनता है और एक और चीज ऑक्सीजन बनता है, राइट, जो बाहर निकल जाता है गैस के फॉर्म में। अब एक बात मेरे को पूछनी है कि यहाँ पे 12 H2 है, H2O, यहाँ पे 6 H2O है, तो इस क्या ये रिएक्शन का ये मतलब होता है कि 12 H2O लेता है, उसमें से 6 यूज कर लेता है और बाकी के 6 बच जाते हैं, वो वापस दे देता है? क्या इसका ये मतलब होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये होना होता ना तो यहाँ पे 6 लिखता और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता। ये 12 और 6 का रीज़न ये है कि यहाँ पे CO2 और H2O इतने ही यूज़ होते हैं, 6 CO2 यूज़ होते हैं, 12 H2O यूज़ होते हैं। एक पूरी लंबी सी प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के थ्रू कोई और सोर्स से ये वाला H2O निकलता है। ये H2O बचा हुआ H2O नहीं है, प्रोसेस के अंदर ही एक H2O मतलब 6 H2O निकलते हैं, एक ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, 6, ठीक है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो 6 H2O फॉर्म हुए वो यहाँ से नहीं आए हैं, किसी और सोर्स से आए हैं, जिसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। लेकिन ये दोनों H2O सेम नहीं है, ये अलग अलग H2O है, राइट। हाँ, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। या फिर इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू कर रहे हैं। इससे पहले मैं प्रोसेस चालू करूं, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये प्रोसेस टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स में दी हुई है। पूरी मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी एक साथ एक स्टोरी के फॉर्म में कि कहाँ क्या क्या होता है, फुल स्टोरी जैसे जा रही है आपको, वो उसी के मतलब आप प्लांट के अंदर बैठ के आपको सब देखना है। अभी मैं इसको समझा रही हूँ, अगर अब नहीं समझोगे तो टेक्स्ट बुक में से खुद पढ़ने से फिर वापस इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा जितना इजीली समझने से समझ में आता है। मतलब कोई और समझा रहा है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार अगर अच्छे से समझोगे तो एकदम इजीली हो जाएगा, नहीं तो बार बार समझते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें डार्क फेज अच्छे से नहीं दी हुई है, लाइट फेज भी पॉइंट्स में दी हुई है अलग अलग, तो वो आपको समझना पड़ेगा खुद से अगर अभी नहीं समझोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है एक ही बार अच्छे से शांति से
सुन लो, ठीक है। तो पहला है फोटोकेमिकल फेस या फिर लाइट डिपेंडेंट फेस, राइट। अब शुरू से शुरू करते हैं एकदम। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लाइट सनलाइट से आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी लीफ पे आएगी, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा मेसोफिल सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा थाइलाकॉइड, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये मैंने थाइलाकॉइड बना दिया, इसके वॉल्स पे क्लोरोफिल होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राइट। अब क्या होगा, वो क्लोरोफिल जो भी लाइट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करेगी, लाइट के में से अपने लिए एनर्जी निकालेगी, राइट। क्लोरोफिल ने एनर्जी ली। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा H2O का ब्रेकडाउन। पहली चीज क्या होगी, क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्जॉर्ब की। कुछ भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, एनर्जी होना जरूरी है। दूसरी प्रोसेस फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है मैं बताती हूँ, राइट। अब हमारे पास ये H2O है, राइट। H2O कहाँ से आया, बाहर से आया। बाहर से कहाँ से, सॉइल से। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ रहा है, जो H2O है वो रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब हो रहा है सॉइल के अंदर से, और वो प्लांट्स में ऊपर आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है, सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, स्टोमेटा से, राइट। तो पानी आ गया लीफ के अंदर नीचे से, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हवा में से लीफ के अंदर, लाइट आ गई सन के थ्रू लीफ के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब कर ली। अब दूसरा काम होता है H2O का, H2O टूटता है। ठीक है, मैंने रिएक्शन लिखी है जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिएक्शन, राइट। H2O जो बाहर से आया है, आई मीन सॉइल से आया है, वो क्या करेगा, 4 फोटॉन्स यूज करेगा। फोटॉन्स यानी लाइट एनर्जी होता है। लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है फोटॉन्स, राइट। तो H2O फोटॉन्स अब्सॉर्ब करेगा और बनाएगा 4 H+ के आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो बाहर रिलीज हो जाएगी। अभी हम रिलीज नहीं करा रहे, अभी हम अंदर रख रहे हैं, बाद में रिलीज करेंगे, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो 2 H2O है, कहाँ से आए, सॉइल से आए, लाइट एनर्जी यूज की उन लोगों ने, 4 फोटॉन्स, फोटो नहीं है, फोटॉन है, राइट। फोटॉन्स बने 4 H+ के आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, राइट। अब ये वापस करते हैं। पहला क्या हुआ, क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्सॉर्ब की। दूसरा क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का स्प्लिटिंग होता है उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ये ऐसे है ना 2-3 और ऐसे टर्म्स आने वाले जो पी से शुरू होंगे, राइट। तो इससे बेटर आप ये कि कहीं पे साइड पे ये 2-3 के मीनिंग लिख दो, ये याद रहेंगे क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। फोटोलिसिस एकदम ईजी। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, फोटोलिसिस को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करो। फोटोलाइसिस, राइट। फोटो का मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। कहीं पे भी लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ही होता है, राइट, बायो में। तो फोटोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसका ब्रेक डाउन, H2O का ब्रेक डाउन, राइट। ठीक है, इतना हो गया। अब H+ और ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 2 चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। पहला NADPH, दूसरा ATP। मुझे पता है मिक्स हो गया, वापस मैं करती हूँ। क्लोरोफिल इसने अब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ने लाइट को अब्जॉर्ब किया, H2O की स्प्लिटिंग हुई, ये 3 चीज़ बनी, राइट। हमें ये तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ करना है, मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है।
थाइलाकॉइड के अंदर ये दो चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या क्या, NADP और ADP, राइट। NADP क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फुल फॉर्म है, लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, है इम्पॉर्टेंट अभी के लिए इसलिए नहीं क्योंकि हम ये प्रोसेस के थ्रू बात कर रहे हैं। NADP प्लस और ADP थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। अब हमको ये तीन चीज़ें जिनका यूज़ करना है, O2 नहीं बनता है एक्चुअली में, 2O बनता है, राइट। हमको ये तीनों का यूज़ करना है, तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन का हमने यूज़ कर लिया NADP के कन्वर्ट होने में, NADPH के फॉर्म में, राइट। ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये पूरी प्रोसेस है जो ये लाइट डिपेंडेंट फेज में बनता है, ये सब चीज़ें आगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज में काम आएगी, राइट। तो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के आयन के साथ कंबाइन होकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बनता है NADPH, राइट। NADP एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन के साथ तो NADPH हो गया, खाली H को ऐड करना है, राइट। नेक्स्ट एक और चीज, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो ATP बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। डाइफॉस्फेट यानी फॉस्फेट कितने हैं, 2 है, हमने एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दिया इसके अंदर, एडिनोसिन क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। कुछ भी नहीं था ये निकोटिनामाइड, N से निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये दो चीज अभी बनी क्या, NADPH ATP। अब तीसरी चीज जो हमारे पास रह गई 2O है, ये कुछ नहीं होता बस 2O कन्वर्ट हो जाता है O2 में बाहर निकलने के लिए, राइट। लाइट एनर्जी ली और वाटर लिया सॉइल से, राइट। ये दो चीज ली और लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ पे दो चीज बन गई, NADPH ATP जो प्लांट के अंदर अभी है। एक चीज ऐसी बनी जो बाहर निकल गई, क्या, ऑक्सीजन बाहर निकल गया प्लांट से, दो चीज रह गई NADPH ATP, ठीक है। अभी तक हमने कितनी प्रोसेस करी, एक लाइट की अब्जॉर्प्शन, दूसरा H2O का टूटना यानी कि फोटोलाइसिस, तीसरा NADPH का बनना, O2 का बनना और ATP का बनना। ये जो ATP का बनना होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत बड़ा नाम है ना, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। फोटो का मतलब अभी बताया मैंने, लाइट की एनर्जी को यूज करने के प्रोसेस, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी यूज होती है इसलिए फोटो। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन, ADP में हमने फॉस्फेट का एडिशन किया तो उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो अगर मैं नहीं लगाती तभी भी प्रोसेस यही होता, लेकिन लाइट की जरूरत नहीं थी उसमें। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दो चीज हमने पीछे पढ़ी, एक फोटोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, H2O का टूटना, फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP से ATP का बनना फ्रॉम ADP, फॉस्फेट का एडिशन, दो चीज पढ़ी। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकॉइड के वॉल्स पे, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोपिस्ट के, जहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर जहाँ पे क्लोरोफिल है, वॉल्स पे ये सब पूरी प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो H2O का यूज हो गया और बन गया हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना बाकी है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम ये दो चीजें भी यूज करेंगे तब ग्लूकोज बनेगा, राइट। इसीलिए ये लाइट डिपेंडेंट फेज में फॉर्मेशन होती है।
तो हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। प्रोसेस को रब कर देती हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना और अपनी बुक में खोल के रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको हम डार्क फेज भी बोल सकते हैं या फिर बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। एक चीज मैं बोलना भूल गई, ये जो फोटोलिसिस की प्रोसेस है वो आपकी बुक में लिखी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेना होती है, ग्रेना इन थाइलेकॉइड होती है। उसका मतलब क्या है कि फोटोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो ग्रेना के अंदर जो थाइलेकॉइड होता है उसी के अंदर होती है। ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट फेज खुद ही अपने नाम से बताती है कि उसको लाइट की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज, डार्क फेज, ये दोनों नाम सुन के हर कोई यही सोचेगा कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में लाइट की जरूरत है। ये प्रोसेस तुरंत तभी होती है जब लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस साथ में होती है। इन दोनों प्रोसेस के बीच में 1/1000 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ये होती है, वो होती है, मान लो साथ में होती है। तो लाइट तो सुबह होती है, ऐसा नहीं कि ये रात को होती है, ये दिन को होती है प्रोसेस, नहीं, दिन को ही होती है, साथ में ही होती है, राइट। तो क्यों इसमें लाइट की जरूरत होती है? पहली बात तो ये दोनों चीजें जो लाइट डिपेंडेंट फेज से आ रही है वो दोनों इसमें चाहिए, जरूरत है। तो क्यों लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं इसको? लाइट तो चाहिए, मोर प्रिसाइजली बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, लेकिन पहले इसको डार्क फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते थे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एक और बात मैं बता दूं जो इस फेज से थोड़ी बाहर है। ग्लूकोज आगे चल के स्टार्च बन जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को अगर स्टोर होना होता है तो वो ग्लूकोज अपने फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, उसको स्टार्च में कन्वर्ट होना पड़ता है, अपने आप को स्टोर रखने के लिए। फिर बाद में जब ज़रूरत होती है तो वापस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी एक पॉइंट है लाइट इंडिपेंडेंट फेज के बारे में। अब आपकी बुक में है ना एक पूरी बड़ी सी टेबल बनी हुई है, उसके थ्रू मैं बताती हूँ आपको कि कैसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज होती है। ये मैं बोलना भूल गई, ये जो प्रोसेस होती है ना यहाँ से यहाँ कन्वर्जन, इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तीसरी चीज मिल गई, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं कि जो सिंपल यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनना, पॉलीमर मतलब एक 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 करके बहुत सारे जुड़ जाते हैं, उसको पॉलीमर बनना बोलते हैं। और इसीलिए पॉलीमराइजेशन को छाड़ने तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, फोटोलिसिस, H2O का स्प्लिटिंग, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का आइडोना, और तीसरा पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा रफ मैंने टेबल बनाई है। ये वाला जो पार्ट है वो लाइट डिपेंडेंट फेज है, ये वाला जो पार्ट है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, राइट। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या हुआ, लाइट एनर्जी और वाटर ने 3 चीज़ बनाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हमने पहले देख लिया। ओ जो होता है वो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाता है प्लांट से। H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके NADP बनाते हैं। हमने पूरी की पूरी इक्वेशन पढ़ी थी अभी 2 मिनट पहले, NADPH+, NADPH वो बनाते हैं। एक और चीज़ बनती है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनती है, ATP। ATP आगे जाके तो यूज़ हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए,
जो NADPH है वो यूज़ होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में या बायोसिंथेटिक फेज में ये यूज़ होता है। इसका जो हाइड्रोजन है वो यूज़ होता है, NADPH फिर से NADP में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज़ होता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन में CO2 भी यूज़ होता है और वो ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ बनी, ATP, NADPH, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, NADPH लाइट इंडिपेंडेंट फेज में काम आया और ATP तो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। ओके, बहुत इजी है एक्चुअली में। ये वाली जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लांट के अंदर चलती है, पूरी साइकिल्स होती है बहुत सारी, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आने नहीं वाला। तो बस यही कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाता है और स्टार्च भी बनाता है, अगर ग्लूकोज को स्टोर करना हो तो। अब एक क्वेश्चन रह गया कि जो हम लोग ने रिएक्शन में H2O लिखे थे वो कहाँ से आया? अभी तक तो हमने बनाया नहीं, हमने ऑक्सीजन बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, H2O नहीं बनाया। वो इसी प्रोसेस में अंदर जो साइकिल चलती है उसके अंदर से 6 H2O रिलीज होते हैं और यहीं पे इस प्रोसेस में ATP भी यूटिलाइज हो जाती है। ये जो ATP फॉर्म होती है, एनर्जी इसी प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। NADPH भी इसी प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं। तो बस तो फिर ग्लूकोज बन जाता है और H2O रिलीज हो जाते हैं इसमें से, ऑक्सीजन पहले ही रिलीज हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। एकदम सिंपल था, अगर आपने समझा तो बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होंगे थोड़े बहुत एडेप्टेशंस, जो लीफ के एडेप्टेशन होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो। एडेप्टेशंस, सबसे पहला होता है कि सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन जिनको कम करनी है ना वो नैरो कर लेते हैं अपनी लीव्स। कौन कर लेता है? ओलियंडर और पाइन। ये जो 2 एग्जाम्पल है इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। ओलियंडर, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांधे, ओ ले अंदर, अंदर ले, किसको ले? पाइन को ले, तो पाइन को अंदर ले, ओ ले अंदर, किसको? पाइन को। ये ऐसी छोटी सी ट्रिक है, लिख लेना, याद रहने में इजी रहता है, ये निमोनिक्स होते हैं, इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी लीव्स नैरो होती है ताकि फोटोसिंथेसिस कम हो। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लीफ का अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर लीफ 90 डिग्री के एंगल में प्लेस होगी सनलाइट के तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा तरफ सनलाइट आ सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज इंक्रीज्ड। स्टोमेटा बढ़ेंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, एक और भी है, वेन्स जो होते हैं, कैसे आपने लीव्स में देखा है कैसे फैले हुए वेन्स होते हैं, वो जो सिस्टम होता है वेन्स का, उस वजह से भी ज़्यादा जो H2 है वो सॉइल से ऊपर आ सकता है, जिस वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो एक और चीज़, वेन सिस्टम। ठीक है, पांचवी चीज़, थिननेस ऑफ लीफ। ठीक है, थिननेस ऑफ लीफ में क्या होता है कि अगर लीफ थिन होगी तो ऊपर वाली सेल्स और नीचे वाली सेल्स में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कम जगह होगी तो ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थिननेस ऑफ लीफ। एक और चीज़ होती है क्यूटिकल और एपिडर्मल सेल्स के बारे में है। क्यूटिकल क्या होता है? जैसे ये लीफ है, लीफ के ऊपर ही एक पूरी लेयर बनी हुई होती है, जैसे ये लीफ है, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर पूरी की पूरी बन जाती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल
और एपिडर्मल सेल्स जो अपर एपिडर्मिस होती है, वो जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, वहाँ वो ट्रांसपेरेंट हो और क्यूटिकल भी पतला हो, तो उससे ना क्यूटिकल जितना ज़्यादा होता है ना उतनी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टोमेटा को कवर कर देगा। अगर यहाँ पे होल है और मैं उसके ऊपर वैक्स लगा दूंगी तो क्या होल रहेगा? वो तो बंद हो गया। तो इसलिए क्यूटिकल पतला हो और एपिडर्मल सेल्स जो है वो भी ट्रांसपेरेंट हो थोड़े बहुत, तो ईजिली फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा रह गया? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट रह गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा मैंने पहले भी बता दिया, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अगर अपर सरफेस में होंगे, यानी कि ज़्यादा अगर पैलेसाइड मेसोफिल में होंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि सनलाइट तो ऊपर आ रही है, नीचे तो आ रही नहीं है, इसलिए ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। वो जो बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, वो क्या करते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? 3 चीज। ग्लूकोज, ग्लूकोज एनर्जी, ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो जाता है, उसको चाहिए, पहले तो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, दूसरी चीज उसको चाहिए होता है ग्लूकोज, फूड है उसका, तो वो यूज हो जाता है, पूरा का पूरा ग्लूकोज यूज हो जाता है। अगर ग्लूकोज को स्टोर करना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अगर वापस कभी जरूरत पड़े तो स्टार्च वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ग्लूकोज मान लो इस लीफ में बनाया, लेकिन जरूरत ग्लूकोज को उस लीफ में पड़ी है, ग्लूकोज की जरूरत उस लीफ में पड़ी है, तो ग्लूकोज जो होता है वो ट्रांसलोकेट होता है दूसरी लीफ में। ट्रांसलोकेट एक ये साइंटिफिक वर्ड है जो ट्रांसपोर्ट का होता है। ग्लूकोज ट्रांसलोकेट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वापस अगर स्टोर करना हो तो स्टार्च, नहीं तो फिर यूज हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है ग्लूकोज के बारे में। और एक और चीज कि वो फैट्स और प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज, बस, और तो कुछ नहीं है। दूसरी चीज वाटर पढ़ते हैं। वाटर भी फॉर्म होता है लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। वाटर कहाँ जाता है? वाटर वापस यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो इतनी 12 H2 निकाले एक रिएक्शन करने के लिए, इससे अच्छा जो 6 बाहर निकले वो ही यूज कर ले। उसमें से थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थोड़े बहुत वो निकल जाते हैं, बट लेकिन बाकी सारे जो है वो वापस रीयूज हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तीसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको पता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और वापस यूज, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं। वहीं से तो ऑक्सीजन आती है हमारी प्लांट से, और कहाँ से आती है ना। दूसरी एक और चीज है जो ऑक्सीजन करता है, वो है फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मैंने लिखा ही नहीं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन में भी जाता है, जिसमें प्लांट्स रेस्पिरेशन करती है। बाकी जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था एंड रिजल्ट। हाँ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जितने भी वो फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस में, फैक्टर्स जो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत, एक आध दो एक्सपेरिमेंट्स है, एक दो साइकिल की एक दो बातें हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद स्टोमेटा के बारे में 2-3 जो पॉइंट्स थे वो पढ़े, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी, लाइट इंडिपेंडेंट जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और दूसरा लाइट, मैं गलत बोल रही, सॉरी, लाइट डिपेंडेंट जिसको हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा लाइट इंडिपेंडेंट जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, डार्क फेज बोलते हैं, वो पढ़ा।
दो चीज़ हमने अभी और पढ़ी, एक तो एंड रिजल्ट और दूसरा जो भी एडेप्टेशंस होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।